तो चलो आज बात करते हैं एक प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। और दूसरा का पहला प्रश्न है। इस प्रश्न को बारीकी से समझेंगे, ठीक। और जहाँ भी दिक्कत होगी, जहाँ भी परेशानी होगी, तो वहाँ पूछना है कि यह कैसे हुआ, किस तरह हुआ है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न में क्या लिखा हुआ है उस चीज़ को समझते हैं, ठीक। तो लिखा हुआ है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी कि ऋतु है वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ बताऊं कि स्थिर मतलब क्या होता है। स्थिर मतलब क्या होता है? रुका हुआ। अच्छा, एक चीज़ बताऊं कि अगर हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि मान के चलिए कि अभी नदी है कोई, ठीक, नदी है और उस नदी के बगल में एक पोखर है, ठीक। तो पोखर में स्थिर जल है या नदी में स्थिर जल है? बताइए, पोखर में स्थिर जल है या नदी में स्थिर जल है? पोखर में स्थिर, क्योंकि वो जल स्थिर रहता है, वो कहीं नहीं जाता है। जहाँ है, जितना दूरी में फैला हुआ पोखर है उतना ही दूरी में वो पानी भी फैला हुआ रहता है। और नदी का काम है धारा, वो धारा बहता है ना। तो इसलिए स्थिर मतलब होता है कि जो जल रुकी हुई है, जो जल अस्थिर है, स्टॉप है, वो नहीं चल रहा है, ठीक। तो वही कह रहा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी कि स्थिर जल पूछा गया है, तो इसका मतलब पोखर में जो पानी है वही स्थिर जल है ना, उसी को हम स्थिर जल कह सकते हैं ना। नदी को नहीं कह सकते, नहर को, कोई धार को नहीं कह सकते हैं, नहीं। तो पोखर की वो बात हुई, स्थिर जल तो पोखर में ही रहता है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और देखते हैं कि उस बेसिक से क्या आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक। सबसे पहले एक नदी बनाते हैं। देखिए ये क्या है, मान के चलिए एक नदी बना दी है। क्या है ये? एक नदी, इसमें पानी बह रहा है, इसमें पानी बह रहा है, इसमें धारा चल रहा है पानी का। किसका? पानी का धारा चल रहा है। चलिए, पानी का धारा चल रहा है, ठीक। पानी जो इस नदी में पानी है, इधर से इधर बह रही है, इधर से इधर पानी चल रही है, ठीक। इसको हम बोलेंगे धारा की दिशा। क्या बोलेंगे? धारा की दिशा। क्या बोलेंगे? धारा की दिशा। अब ये दिशा क्या होता है, धारा की दिशा क्या है, ये सब चीज़ समझेंगे, ठीक, बारीकी से समझेंगे। लेकिन मान के चलिए कि धारा की दिशा, तो यहाँ कहने का मतलब है धारा की दिशा को हम जिसे हम धारा मतलब क्या होता है? धारा मतलब क्या होता है? करंट। क्या होता है? करंट होता है। धारा मतलब क्या होता है? करंट होता है। तो जिधर से धारा बह रही है, जिधर से पानी चल रहा है, ठीक, उधर से ऋतु भी तैरती है। उधर से ऋतु भी, मान के चलो कि धारा इधर से इधर आ रही है, धारा इधर से इधर आ रही है, तो ऋतु भी इधर से इधर तैर रही है। ऋतु भी इधर से इधर तैर रही है। जिधर धारा चलती है उधर ऋतु भी आती है, ठीक। यही निकालना है ना। जिधर धारा बहती है उधर ऋतु भी उधर से बहता है। तो एक मिनट, अब ये बात बताओ कि धारा के दिशा से ऋतु भी तैरना शुरू करती है, तो क्या ऋतु को फायदा होगा या नुकसान होगा? ऋतु को फायदा होगा या नुकसान होगा? अभी मान के चलो रेती इधर का है, करंट इधर का है और इधर से भी हम तैर रहे हैं। इधर से भी हम, जिधर से रेत है, जिधर से धारा बह रही है उधर से हम भी तैर रहे हैं। क्या हमें फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। फायदा होगा ना। क्यों फायदा होगा? कि मान के चलो कि धारा का स्पीड, मानते हैं धारा का स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मान लेते हैं कि धारा का स्पीड
5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या मानते हैं? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा का स्पीड, धारा की चाल। समझ में आ रही है ना? उसके बाद ऋतु का 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मान लेते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो अब बताओ कि धारा की चाल तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऋतु की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक एग्जाम्पल मानते हैं, अभी बना नहीं रहे हैं, बेसिक समझा रहे हैं। ठीक, तो अब दोनों मिलाकर कितना होगा? दोनों ऐड होगा या दोनों माइनस होगा? ऐड होगा, क्योंकि जिधर से धारा चलती है उधर से ऋतु भी तैरना शुरू करती है, उधर से ऋतु भी तैरना शुरू करती है। तो इस कंडीशन में तो ऋतु को लाभ है ना, ऋतु को फायदा है ना, है? उससे जो है ना उतना जोर लगाना नहीं पड़ेगा, है? धारा के साथ ही वो बह जाएगा। यानी कि इसका तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये है, धारा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों फायदा, दोनों मिक्स हो गया, दोनों साथ ही चल रहा है ना, है? तो लॉस है इसमें नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मान के चलो कि ये दोनों मिलाकर कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों अगर जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही धारा ऋतु, इसका मतलब है। अब एक चीज़ बताइए कि अगर हम पूछेंगे कि मान के चलो कि ऋतु की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, माने है ना, और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अगर इसको इस तरह करेंगे, ये दोनों को जोड़ दें तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर इसको इस तरह करेंगे कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और ऋतु की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों जिधर से धारा बहती है उधर से ऋतु भी आ रही है। तो बताइए दोनों में फायदा है कि नुकसान है? बताइए, फायदा है। तो क्या होगा ये दोनों में? x प्लस वाई, क्या होगा? x प्लस वाई होगा। क्या होगा? x प्लस वाई। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, ये तो समझ गए। अब देखिए क्या करना है। अब धारा की विपरीत दिशा, क्या मानेंगे? धारा की विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है? धारा का प्रतिकूल, क्या कहते हैं उसको? धारा का प्रतिकूल। विपरीत मतलब होता है धारा का प्रतिकूल। कैसे? जैसे कि धारा इधर से आ रही है और ऋतु इधर से तैर रही है। बताओ ऋतु को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या ऋतु तैर सकती है? धारा इस वजह से चलती, करंट इस वजह से पूरा जोर से आ रही है, ठीक, और ऋतु इधर से इधर धारा की तरफ जा रही है। बताओ ऋतु को फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा ना, है? क्या ऋतु तैर पाएगी? है? नहीं तैर पाएगी। ऋतु तैर पाएगी? नहीं तैर पाएगी, हैरान हो जाएगी वो हैरान हो जाएगी, थक जाएगी वो। क्यों? क्योंकि मान के चलो कि धारा का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 मिनट देखो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा का स्पीड, मानते हैं। लेकिन ऋतु का स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ धारा कितना अधिक है ऋतु से? धारा की चाल कितना अधिक है? 4 किलोमीटर है ना प्रति घंटा, है? क्या कभी तैर सकता है? कभी तैर सकता है? नहीं तैर सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि विपरीत, यानी कि इधर से धारा चल रही है, इधर से ऋतु जा रही है, तो ऋतु तो थक जाएगी ना, हैरान हो जाएगी वो, थकावट हो जाएगी, वो तैर नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि धारा का चाल देखें कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ऋतु का चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे, अभी क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं। तो बताओ लॉस होगा ना, तो क्या होगा? मान के चलो कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और ऋतु की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। बताओ क्या होगा? x माइनस वाई। अगर कितना होना चाहिए कि ताकि ऋतु धारा के विपरीत दिशा में तैर सकती है, तो यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कम से कम ऋतु की चाल कितना होना चाहिए? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तभी वो तैर सकती है धारा के विपरीत दिशा में। तैर सकती है ना? नहीं तो नहीं तैर सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो ऋतु की चाल क्या होगी? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ लॉस हुआ या फायदा हुआ? लॉस हुआ, नुकसान हुआ, माइनस होगा, x माइनस
वाई, क्या होगा एक्स माइनस वाई, यहाँ क्या होगा एक्स प्लस वाई। ये क्या हुआ, धारा की दिशा है, ये क्या है, धारा की दिशा, धारा की दिशा है, क्या ये धारा की दिशा है ये, क्योंकि दोनों एक ही तरफ से आ रहे हैं, दोनों एक ही तरफ से आते हैं, फायदा हो रहा है ना, नुकसान तो नहीं हो रहा है, हैं? इसलिए एक्स प्लस वाई। लेकिन यहाँ विपरीत, धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा, यानी कि ऋतु इधर से जा रही है, धारा इधर से आ रहा है, तो इसका मतलब ऋतु को लॉस होगा ना, तो इसलिए क्या होगा एक्स माइनस वाई। चलो अब सबसे पहले हम धारा की दिशा इसको मिटा सकते हैं, ये समझाने के लिए बता रहे थे, इसको मिटा दें। अब हम मानते हैं कि धारा की दिशा, क्या मानेंगे, धारा की दिशा, जब धारा की दिशा, तो ये धारा की दिशा क्या होता है, धारा की दिशा क्या होता है, धारा की दिशा को हम बोल सकते हैं धारा की प्रतिकूल, क्या बोल सकते हैं ना, अनुकूल, धारा की अनुकूल, धारा की अनुकूल, धारा की दिशा को हम क्या कर सकते हैं, धारा की अनुकूल। अच्छा, धारा की विपरीत दिशा क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा बताइए, धारा की विपरीत दिशा क्या होगा, हैं? धारा की विपरीत दिशा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, धारा की प्रतिकूल, धारा की प्रतिकूल। यहाँ तक समझने में कोई डाउट है? अगर धारा की दिशा रहे तो अनुकूल हो गया, वो धारा के अनुकूल, उसको हम धारा का अनुकूल कर सकते हैं, और धारा की विपरीत दिशा रहे तो क्या कर सकते हैं, धारा की प्रतिकूल, उसको एक नाम से और बोल सकते हैं धारा की प्रतिकूल। तो चलो अब हम देखेंगे, हम मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिखो, माना स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल, माना, यहाँ लिखिए, माना स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल, क्या मानेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, क्या माने हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, क्या माने हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम बात करते हैं धारा की चाल, धारा की चाल क्या होगा, धारा की चाल क्या होगा, ये स्थिर जल में ऋतु जो तैर रही है, स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, और धारा की चाल क्या मानेंगे, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, जिधर से धारा बहती है उधर से ऋतु भी तैरना शुरू करती है, जिधर से धारा चलती है उधर से ऋतु भी तैरना शुरू करती है, तो नुकसान तो नहीं है इसमें, नुकसान है, नहीं है, नुकसान नहीं है। अब नुकसान नहीं है तो अब आगे चलेंगे और लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार में क्या कहता वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हम देखेंगे कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, या चाल गुना समय बराबर क्या होता है, दूरी, चाल गुना समय बराबर क्या होता है, दूरी, या दूरी बराबर तो चाल गुना समय भी बोल सकता है, ठीक। चलो अब लिखेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुना समय बराबर क्या होगा, दूरी। अब ऐसे भी बोल सकता है कि सर आप दूरी बराबर क्यों लिए, क्यों, अगर दूरी बराबर लेते कुछ समीकरण बनाने में परेशानी हो जाती है, इसलिए हम बराबर को इसे रखते हैं, बात बराबरे हैं, ठीक। तो सबसे पहले चाल क्या है, चाल चाल क्या है, मान के चलो कि धारा की दिशा में दोनों चलता है, दोनों धारा की दिशा में, यानी कि दिशा धारा, जिधर से धारा आ रही है उधर से ऋतु भी आ रही है, तो क्या होगा बताओ, फायदा होगा कि नुकसान होगा, क्या होगा, ऋतु x है, धारा y है, तो क्या होगा x प्लस वाई। अच्छा, समय कितना लगता है, 2 घंटे, समय कितना लगता है, 2 घंटा, समय कितना लगता है, 2 घंटा, कितना लगता है समय, 2 घंटा। तो यहाँ 2 देंगे, कितना दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, कितना दूरी, 20 किलोमीटर, ठीक।
अब देखो, अब क्या होगा, x प्लस वाई या बराबर, ये 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो ये कर जाएगा, कितना बचेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये समीकरण क्या बन गया मेरा 1, ये समीकरण क्या बन गया 1 बन गया। अब समीकरण 1 बन गया तो अब आगे चलेंगे, आगे पहले यहाँ तक उतारिए, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक। चलो, ये धारा का अनुकूल था ना, ये क्या था, धारा का अनुकूल। अनुकूल मतलब होता है कि जिधर से धारा बहती है उधर से ऋतु भी तैरती है, जिधर से धारा चलती है उधर से ऋतु भी तैरती है। तो ऋतु को नुकसान तो नहीं हुआ, फायदा हुआ ना, है, उसे तैरने में आसान होगा ना, है। वो रेती जो है उसको एकदम पूरा और भंसा के ले जाएगा, क्योंकि रेती यानी कि धारा का मान के चले 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऋतु है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ तो कितना हुआ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो फायदा हुआ ना। अब चलेंगे धारा की प्रतिकूल, धारा की प्रतिकूल, यानी कि धारा अगर इधर से आ रही है तो ऋतु इधर से जा रही है, तो ऋतु को क्या होगा, नुकसान के फायदा, नुकसान होगा। तो बनाओ, चलो इसको मिटा सकते हैं। अब धारा का प्रतिकूल देखेंगे, धारा की प्रतिकूल, ये धारा की प्रतिकूल देखेंगे, धारा की प्रतिकूल, धारा की प्रतिकूल देखना है। तो सबसे पहले 4 गुना समय बराबर क्या होता है, 4 गुना समय बराबर दूरी होता है। दूरी बराबर में इधर क्यों देते हैं, पता चल गया ना। अब एक चीज बताइए कि चाल क्या है, धारा की चाल और ऋतु की चाल, यानी कि धारा की प्रतिकूल मतलब इधर से धारा चल रही है, इधर से ऋतु जा रही है, तो ऋतु तो लॉस हुआ, तो यहाँ क्या होगा x माइनस वाई। अब समय देखते हैं, समय 2 घंटा और कितना दूरी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये गुना में इधर जाएगा तो भागा होगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण क्या बन गया मेरा दूसरा, समीकरण क्या बन गया दूसरा। अब 2 समीकरण मेरे पास मिल गया है। पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण बोलो x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2 है ना 2। चलिए विलोपन विधि से यूज कर लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस जब मिल गया बीच में तो इसको हम काट देंगे, दोनों बोल क्या करेंगे जोड़ देंगे, दोनों बोल जोड़ देंगे। चलो करते हैं। तो यहाँ क्या 2x होगा, ये तो कट गया, बराबर में क्या बचेगा 12 होगा ना। अब देखो x बराबर क्या होगा 12/2, कट के x की मान क्या आ गया 6, x की मान क्या आ गया 6। अब क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यही ना समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 10। अच्छा x कितना आया था 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर क्या होगा 10, ये प्लस का उधर गया तो -6, y बराबर क्या आ जाएगा 4, y बराबर 4, x आ गया 6 और y आ गया 4। हमें क्या कह रहा था कि स्थिर जल में, स्थिर जल मतलब समझ गया ना, जो रुकी यानी पोखर का जल होता है स्थिर जल, ठीक। तो स्थिर जल में तैरने की चाल, उसकी स्थिर जल में ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। तो ऋतु की चाल कितना आया, स्थिर जल में जो तैरती है उसका चाल कितना आया है, हैं ऋतु की चाल कितना आया है ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल क्या माने थे हम, x माने थे, x का मान कितना आया है 6, इसका मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कौन सा जल में, स्थिर जल में, कौन सा जल में स्थिर जल में। उसके बाद धारा की चाल क्या है, धारा की चाल क्या माने थे y माने थे, y कितना आया है 4। इसका मतलब है कि ऋतु की जो स्थिर जल में तैरने की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा तैरती है, लेकिन धारा की चाल उसमें कितना यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो इसका मतलब है कि धारा से ज़्यादा ऋतु तैर रही है ना, इसका मतलब यही है ना। यानी कि स्थिर जल में जो पोखर में जो जल बहती है, यानी जल जो है उसका जो रफ्तार है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। लेकिन ऋतु उसी जल में तैरती है तो उसका कितना रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है।
कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलो इस चीज़ को नोट करो कॉपी में, ठीक। चलो इस चीज़ को मिटा सकते हैं ना। चलिए अब देखते हैं दूसरा का रोमन दूसरा प्रश्न, दूसरा का रोमन दूसरा प्रश्न को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए अपना अपना, क्वेश्चन में क्या कहता है। अच्छा एक चीज़ पूछ रहे हैं आप लोगों से कि जैसे कि कोई काम को मैं 10 दिन में ख़त्म करता हूँ, ध्यान से सुनो, कोई काम को मैं 10 दिन में ख़त्म करता हूँ। कितना दिन में? 10 दिन में ख़त्म करता हूँ। तो बताओ एक दिन में कितना काम होगा? कोई काम है उसे मैं 10 दिन में ख़त्म करता हूँ, तो एक दिन में कितना काम ख़त्म होगा? कोई बताओ। चलो यहाँ पे हम 10 मिटा करके हम 15 दे देता। कोई काम को हम 15 दिन में ख़त्म करते हैं तो एक दिन में कितना होगा? किसी काम को सुबोध कुमार 15 दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना होगा बताओ? एक दिन में, अब हंसता है, हैं? एक दिन में कितना होगा? क्या लिखेंगे? 1/15। एक दिन में 1/15। ध्यान से सुनना हम क्या कर रहे हैं। मान के चलो कि किसी काम को हम 5 दिन में ख़त्म करते हैं तो एक दिन में 1/5। समझ में आ रही है ना हम क्या बोल रहे हैं? चलो आगे चलते हैं। मान के चलो कि कोई काम है, ठीक, उसे मैं 20 दिन में ख़त्म करता हूँ तो 2 दिन में कितना होगा? 2/20। 2/20। कोई काम है उसे हम 20 दिन में ख़त्म करते तो 2 दिन में क्या होगा? तो 2/20। समझ में आ रही है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? चलो अच्छा फिर आगे चलते हैं। अगर हम किसी काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं तो 3 दिन में कितना काम होगा? 3/4। कितना होगा? 3/4। 3/4 होगा। समझ में आ रही है ना? अगर ये चीज़ पकड़ लिया तो क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, प्रश्न में कोई लोचा नहीं है, ठीक। यहाँ तक तो समझ गया। चलो आगे चलते हैं। अगर हम कोई काम को, ध्यान से सुनना, अगर हम कोई काम को 30 दिन में ख़त्म करते हैं तो 20 दिन में कितना काम होगा? 20/30। उसको काट दो तो क्या होगा? यानी कि कोई काम को हम 30 दिन में ख़त्म करते हैं तो 20 दिन में कितना काम ख़त्म होगा? तो 20/30 होगा। 20/30 होगा। तो बताओ क्या होना चाहिए? काटो इसको। 2/3। काट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, काट भी सकता है। यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझ में आया है? यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे हम बात करते हैं। राम किसी काम को, ध्यान से सुनो, राम किसी काम को, तो कितना अच्छा शब्द है, राम किसी काम को, किसी काम को 1/3 भाग 4 दिन में ख़त्म करता है। 1/3 भाग 4 दिन में ख़त्म करता है। 4 दिन में ख़त्म करता है। कितना दिन में ख़त्म करता है? 4 दिन में करता है। पूरा काम कितने दिन में होगा बताओ? राम किसी काम को 1/3 भाग 4 दिन में ख़त्म करता है तो पूरा काम कितना दिन में ख़त्म होगा? दिमाग लगाओ। पुनः बोल रहे हैं, राम किसी काम को 1/3 भाग 4 दिन में ख़त्म करता है तो यानी कि उसे काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? वो कितना दिन में ख़त्म कर सकता है बताओ? जैसे राम किसी काम को 1/3 भाग 4 दिन में ख़त्म कर, कितना दिन में? 4 दिन में। कितना दिन में? 4 दिन में। कितना दिन में करता है? 4 दिन में। कितना दिन में? 4 दिन में। तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 4 तिया 12, बटे में 1 नहीं लिखेंगे, 12। वो 12 दिन में काम को
ख़त्म करेगा। कितना दिन में काम को ख़त्म करेगा? 12 दिन में काम को ख़त्म करेगा। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? चलो इसी पे एक और प्रश्न जोड़ते हैं। मान के चलो कि श्याम किसी काम को 1/5 भाग 6 दिन में करता है। ध्यान से सुनो, श्याम किसी काम को 1/5 भाग 6 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? वो पूरा काम 30 दिन में ख़त्म कर लेगा। ये भी समझ में आया ना? ये भी समझ में आया ना? आगे चलते हैं। आगे है कि यदि कोई महिला किसी काम को X दिन में ख़त्म करता है। ध्यान सुनो, यदि कोई महिला किसी काम को X दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना काम होगा? अभी जस्ट बताए हैं, बोले कि अगर ये चीज़ समझ जाएगा तो हिसाब समझ जाएगा। 1/X। वेरी गुड, 1/X। मान के चलो, अभी हम बना नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक? मान के चलो यदि कोई महिला एक काम को X दिन में ख़त्म करती है। कहाँ? कोई दिक्कत, लिख दो ना महिला। क्या हो गया? यदि कोई महिला एक काम को X दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना करेगी? वो एक दिन में कितना करेगी? 1/X। क्या होगा? 1/X। क्या होगा? 1/X। समझ में आया है ना? क्या होगा? 1/X होगा। 1/X। अच्छा, ये तो बता दिए। अगर कोई पुरुष, ध्यान सुनना, कोई पुरुष एक काम को Y दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना करेगा? वो 1/Y। कितना होगा? 1/Y। कितना होगा? 1/Y। ध्यान से सुनो, कोई पुरुष है, वो कोई काम को Y दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/Y। 1/Y। अच्छा, ये सब चीज़ समझ में आया ना ये सब चीज़? चलो आगे चलते हैं। अब मानते हैं, लिखो, माना एक अकेली महिला किसी काम को X दिन में समाप्त करती है। लिखो, माना एक महिला, यानी कि एक अकेली महिला, माना एक अकेली महिला किसी काम को X दिन में समाप्त करती है। एक अकेली महिला किसी काम को X दिन में समाप्त करती है। समाप्त करती है कितना काम समाप्त करती है? X दिनों में समाप्त करती है। उसके बाद लिखेंगे एक अकेला पुरुष। लिखो, एक अकेला पुरुष उसी काम को, एक नहीं, नीचे में, एक अकेला पुरुष, एक अकेला पुरुष उसी काम को Y दिनों में समाप्त करता है। यहाँ तक लिखो, पहले समाप्त करता है। चलो, ये चीज़ नोट किया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अगर कोई काम 4 दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना होगा? 1/4। ठीक। 2 महिला, ध्यान सुनो, क्वेश्चन पढ़ लेना। 2 महिला
एवं 5 पुरुष, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना, 2 महिला एवं 5 पुरुष, 5 पुरुष एक दिन का 5 पुरुष के एक दिन का कार्य। ध्यान से देखो, 2 महिला है, कितना है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ लो। 2 महिला एवं 5 पुरुष के एक दिन का कार्य, 5 पुरुष के एक दिन का कार्य, यानी कि 2 महिला है और 5 पुरुष है, ये दोनों मिला करके एक दिन का कार्य निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 महिला हैं, तो 2 महिला हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ करते हैं कि यहाँ देखो, एक अकेली महिला किसी काम को एक दिन में समाप्त करती है, तो क्या होगा, एक दिन में क्या होगा, 1/x, लेकिन महिला कितना है, 2, तो गुना क्या लिख देंगे, 2, यहाँ प्लस लिख दो, कोई दिक्कत। अब 5 पुरुष है, कितना पुरुष, 5 पुरुष, यहाँ देखो एक अकेला पुरुष उसी काम को y दिनों में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना होगा, 1/y, कितना पुरुष है, गुना कर देंगे 5, अब बराबर। अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। कुछ साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक दिन में 1/4, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कुछ याद करो, पीछे कुछ याद करो, इस कंडीशन में हम सवाल बनाते थे, उसको मानते थे ना, इसलिए समीकरण हम 1 इसको मान लेते हैं। समीकरण क्या मान लेते हैं, 1। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है, लिखेंगे फिर, यहाँ लिखो फिर 2 महिला, तो ये है 2 महिला, क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार, क्वेश्चन कहाँ गया, 2 महिला, आगे देखते हैं, यहाँ तो ऊपर वाला 2 महिला 5 पुरुष तो पढ़ लिए ना, इसका समीकरण बना लिए ना। आगे है दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, 3 महिला और 6 पुरुष है, कितना है, 3 महिला और 6 पुरुष, 3 महिला एवं 6 पुरुष 3 दिन में समाप्त करता है, तो 3 दिन में समाप्त, एक दिन में 1/3 होगा। तो सबसे पहले 3 महिला और 6 पुरुष, तो एक महिला एक दिन में x काम करता, एक महिला कोई कार्य को x दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में 1/x है। कितना महिला है, तो गुना क्या लिख देंगे, 3 प्लस, उसके बाद कि कोई अकेला पुरुष एक काम को y दिन में समाप्त करता है, एक दिन में 1/y, और कितना पुरुष है, 6, गुना लिख दो 6, बराबर 3 दिन में समाप्त करता है। कितना दिन में करता है, 3 दिन में समाप्त करता है, एक दिन में 1/3। ये समीकरण क्या बन गया मेरा, 2। चलो सबसे पहले यहाँ तक कॉपी में नोट करो, चलो यहाँ तक नोट किया। अब आगे देखते हैं, इसको रब कर देते हैं, हम मानेंगे कुछ, माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q मान लेते हैं, ठीक। तो चलो इस समीकरण पहले 1 वाला में देखते हैं, ठीक। तो क्या होगा, 2 गुना x, 1/x का मान क्या है, p, प्लस 5 गुना 1/y का मान क्या है, q, बराबर 1/4, यही है ना। चलो मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 2p होगा प्लस 5q बराबर 1/4। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, नीचे हम कुछ नहीं, बटन लगा दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या होगा, 4 दूना 8p और 20q बराबर 1। ये समीकरण क्या बन गया, तीसरा। क्या बन गया, तीसरा। कौन सा समीकरण बन गया, तीसरा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, फटाफट बनाइए आप लोग, यानी कि यहाँ होगा फिर
3 गुना पी होगा, क्योंकि 1/x का मान पी माने हैं, प्लस 6 गुना क्यू होगा, आगे बराबर में क्या 1/3, क्या होगा 3p होगा प्लस 6q होगा बराबर 1/3। ठीक, अगर 1/3 है तो इधर भी एक बट्टे में दे दो, कुछ नहीं है तो बट्टे में लगाओ, यहाँ कुछ नहीं दिया लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9p प्लस 6q बराबर 1 क्या होगा 1। ये समीकरण क्या बन गया चौथा, ओ सॉरी यहाँ 18 होगा, 18। अब सही है ना, ये समीकरण चौथा हो गया। चलो तीसरा भी मिल गया, चौथा मिल गया। अब क्या करना है, अब विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो देख लेते हैं विलोपन विधि क्या है। 8p प्लस 20q बराबर 1, उसके बाद है 9p प्लस 18q बराबर 1, यही है ना। तो क्या करते हैं, 9 से इसको गुना करते हैं, 8 से इसको गुना करेंगे तो होगा 72p प्लस 20 नमा कितना होता है 180q बराबर 9, 72p प्लस 18 8 कितना होता है 144q बराबर 8 है कम 8, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि नीचे में सब प्लस में है ना, ये कट गया। अच्छा 180 में से 144 गया, कितना होगा घटाओ, 180 में से 144 गया, 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 4 गया 3, 36 होगा, 36q बराबर 9 में से 8 गया 1। अच्छा q बराबर क्या गया 1/36, 1/36। समझ में आया ये क्या चीज़ निकला। कोई काम को 36, कोई आदमी एक काम को 36 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में 1/36 वही निकला है ना। अब क्या करेंगे, q का मान समीकरण 1 में रखूँ, q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक यही था ना, इसको हम 3 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 में रखने पर चलो देख लेते हैं, लिखूँ q का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, एक क्या था मेरा 8p प्लस 20q बराबर 1। अच्छा q का मान निकला है ना, ठीक है, 8p प्लस 20 गुना 1/36 बराबर 1, ये है ना। तो ये इसको काटो, 4 पंचा 20, 4 नमा 36, तो होगा 8p प्लस 5/9 बराबर 1, 8p बराबर 1, ये प्लस का उधर गया तो माइनस 5/9, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा दो। अब लिखो 8p बराबर, इसका एलसीएम क्या होगा 9 होगा, 9 और 9 एकम 9 माइनस 5 होगा ना, 5 कैसे आया पता ना सबको। ठीक, फिर 8p बराबर 9 में से 5 गया 4/9। अच्छा p बराबर क्या होगा 4/9, अब बट्टे में होगा 8। अच्छा यहाँ कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे 1, समझ गया ना। अब p बराबर होगा 4/9, ये भागा में क्या हो जाएगा गुणाम, गुणाम होगा तो भागा से गुणाम करते हैं तो ऊपर नीचे होता है ना, 1 जाएगा ऊपर और 8 आएगा नीचे। चलो p बराबर 4 कम 4, 4 दूना 8, यानी कि 1/, क्या हो गया 18। चलो आते हैं 1/18, कितना हो गया 1/18, 1/18 हो गया, तो इसका मतलब समझा। यानी कि किसी काम को कोई व्यक्ति 18 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में 1/18। अभी नहीं बना हिसाब, लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब क्या माने थे 1/x बराबर क्या माने थे p माने थे ना, तो 1/x बराबर p का मान कितना आया था 1/18, x बराबर 18, उसके बाद क्या माने थे 1/y बराबर क्या माने थे इसका q। अच्छा 1/y बराबर क्या है, q का मान क्या 1/36,
तो y बराबर क्या हो जाएगा 36, y बराबर 36 है। देखो हमें क्या चीज कह रहा था याद करने के लिए, देख लेते हैं एक बार। हमें कह रहा था हाँ, तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो अब बताओ एक अकेली महिला कितना समय लिया। अकेली महिला काम को समाप्त करने में कितना समय लिया है, कितना समय लिया है 18, कितना लिया है 18। एक्स माने थे ना महिला को, एक्स बराबर 18 दिन में वो समाप्त करेगा। और वही काम को पुरुष कितना दिन में करेगा समाप्त, पुरुष कितना दिन में करेगा, y बराबर 36 यानी कि 36 दिन में करेगा। बताओ यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है, इतना समय लेगा हैं 18 दिन, यहाँ 36 दिन। एक महिला एक काम को समाप्त 18 दिन में करती है और उसी काम को पुरुष 36 दिन में समाप्त करती है। बताओ यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है? चलो इसको नोट करो। चलो नोट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।